हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। होप अच्छे होगे, पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गई है ना। तो आज जो है पॉलिटी की सीरीज़ का तीसरा चैप्टर है ये मैंने रखा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है। और ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, इसमें सबसे पहले तो अपन लोग दो ही चीज़ है कवर करने को। सबसे पहला है, इसको चेंज कर लूँ, है ना। ये है, सबसे पहला है द कंपनी रूल। ये कब से कब तक है? 1773 से 1858 तक। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1858। ठीक है। सेकंड है हम लोग का द क्राउन रूल, है ना, रानी का जो महारानी का जो रूल था, है ना। मतलब ताज का जो शासन था, क्राउन रूल, 1858 से 1947 तक। ठीक है। इसमें है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। फिर है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, लास्ट है ये। चलो फिर स्टार्ट किया जाए। पहले कुछ बैकग्राउंड आप लोग समझ लो इसका, है ना। तो फर्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है इसका। ये हो गया बैकग्राउंड। देखो, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आया था। फर्स्ट वो क्यों आया था? 1600 में आया था। ट्रेडर कर मतलब व्यापारी था, एक ट्रेडर था। और किस फॉर्म में आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आया था। किस फॉर्म में? ट्रेडर के फॉर्म में आया था। ट्रेडर आया था इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद देखो, सेकंड क्या है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। मतलब एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद क्या है कि 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, है ना। तो कहाँ थे हम लोग? तो ट्रेड के फॉर्म में आया था, मतलब ट्रेडर बन के आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब क्या है कि कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, वो 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। मतलब जो कंपनी अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था, उसने 1765 में बंगाल, बिहार, देखो हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। बंगाल और बिहार में दीवानी का अधिकार भी, मतलब राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार भी प्राप्त कर लिया। ठीक है, मतलब राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, है ना। मतलब है ना, सिविल जस्टिस। ठीक है, प्राप्त कर लिया इन लोग, अर्थात दीवानी भी प्राप्त कर रही, है ना। हिंदी में भी लिख देता हूँ। कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये ना बैकग्राउंड में हम थोड़ा सा कहानी बता दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1858 में सिपाही विद्रोह
के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज मतलब क्राउन ने भारत के शासन का उत्तराधित्व प्रत्यक्षत अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। तो समझ रहे हो, मतलब इन 1858 में वेक ऑफ द सिपाही विद्रोह मतलब म्यूटिनी जो हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि उसके परिणाम स्वरूप भारत के मतलब जो ताज क्राउन थे, उन्होंने भारत के शासन का उत्तराधित्व प्रत्यक्ष अपने हाथ में ले लिया, मतलब क्राउन अपने हाथ में ले लिया, है ना। और भारत के यह शासन जो है वो 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। मतलब भारत में 1947 तक जारी रहा। ठीक है। अब क्या हुआ कि स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। मतलब जब आज़ाद हो गए हम लोग, तो उस टाइम हम लोग को एक संविधान की आवश्यकता मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। तो 1934 में M.N. रॉय भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रेनेता के दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। किनके द्वारा? 1934 में एक सेकेंड, 1934 में M.N. रॉय के द्वारा, है ना, द्वारा लाया सुझाव दिया गया और लाने का उद्देश्य का सुझाव दिया गया। और 1946 में एक संविधान 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। कब आया था? 26 जैन 1950 को। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब आ जाओ हम लोग पहला सबसे स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब क्या है तो पहले देख सुन लो इसको। दिस एक्ट इज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस एज अ इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, ये क्या है कि स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान 1773 में इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। पहला देखो, फर्स्ट क्या है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। मतलब भारत में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी, एक सेकेंड दोस्त, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था? इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तीसरा क्या था? उसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, तो पहला क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फर्स्ट स्टेप उठाया गया था कंट्रोल और रेगुलेट के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या था? दूसरा था फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, दूसरा था कि पहला बार इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, मतलब फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया था।
recognize for the first time the politically and administrative function, ठीक है। और तीसरा क्या था, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, मतलब फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, मतलब फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कुछ फीचर देख लेते हैं, मतलब अधिनियम की विशेषताएं। देखो पहला क्या है ना कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। मतलब इसके में पहला क्या हुआ था कि फीचर ऑफ द एक्ट में कि पहला में बंगाल के जो भी गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल। देखो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आया कि फर्स्ट टाइम बंगाल का बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब पद का नाम कब मतलब पद दिया गया था, तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के वक्त दिया गया था, ठीक है। इसमें क्या था, एक चार इसके मतलब सहायता मतलब पद के नाम एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। मतलब पहले कौन थे, पहला गवर्नर कौन था, लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। दूसरा क्या है, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। फिर दूसरा क्या हुआ इसमें कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, मतलब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, ठीक है, एक दूसरे मतलब ये इन पे डिपेंड हो गए। तीसरा क्या है, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना की गई। देखो ये भी क्वेश्चन बना। फिर क्या था कि कलकत्ता में मतलब कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कब, 1774 में। कब, किसके द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट CJI थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, मतलब 3 जो थे अदर जज थे, एक चीफ जस्टिस थे, ठीक है। मतलब आई तो हटा ही दो उस टाइम, है ना, एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जज थे, ठीक है। समझ रहे हो यहाँ तक। फिर क्या है, फिर है इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। समझना इस बात को। मतलब इसके द्वारा जो है कंपनी के कर्मचारियों, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करना, मतलब अपना व्यापार पर्सनल करना और भारतीयों लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था, ठीक है। मतलब अपना उन लोग काम नहीं कर सकता और हम लोग मतलब भारतीय लोग जो थे उनसे उपहार या रिश्वत, उपहार क्या, रिश्वत ही लेना मना था एकदम, मतलब ब्राइवरी नहीं लेना था, किनसे, भारतीय से। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर
कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, अब आ जाओ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को, मतलब कमियों जो भी उसमें कमी था उसको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझो कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की कमियां, जो भी उसमें कमी रही थी, उसको दूर करने के लिए 1781 में एक अमेंडमेंट पास किया गया। ठीक है, जिसमें जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अगर कोई पूछे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है तो 1781 को में मतलब एक अमेंडमेंट हुआ था। इसके बाद वह एक महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, इससे कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। मतलब इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। मतलब कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को मतलब पृथक, मतलब तो अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसने निर्देश मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधक के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। मतलब डबल गवर्नमेंट का, स्टार्ट विथ डबल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ठीक है, और मतलब इसमें नया एक बॉडी बनाया गया कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। मतलब इसमें न्यू जो बॉडी बना था, क्या नाम था उसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, समझ गए? देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब लास्ट है कि बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। ठीक है, यही है। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। देखो इसको इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पहला इसमें ये कारण था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को, मतलब जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में था, इंडिया के दायरे में था, उसको अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक है, मतलब इंडियन टेरिटरीज इंडिया वेयर टू फॉर्म ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश पोजीशंस इन India. And second, the government was given the supreme control over companies' affair and its administration in India. मतलब
ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक है, अब आ जाओ 18 चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखो, द एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम को विशेषताएं अनुसार समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या था, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब जो बंगाल गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे बताए थे ना? लॉर्ड विलियम बेंटिक, इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, याद रखना है इसको। अब आ जाओ दूसरा, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया था। ठीक है, ये समझ रहे हो, भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिकी के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए थे। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और एक नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। मतलब पहले जो कहा जाता था उसको नियामक कानून, समझ रहे हो? इसको पहले क्या कहते? नियामक कानून, और बाद में जो बना उसके तहत कहा गया एक्ट या अधिनियम कहा गया। मतलब रेगुलेशन वाइल लॉ मेड अंडर दिस एक्ट वेयर कॉल्ड एज एक्ट कहा गया। ठीक है, फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी के विश्वास के तहत की कब्जे में रह गया। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। याद रखना, चार्टर एक्ट में ही 1833 में ही सिविल सर्विस का ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन। ठीक है, ये रखा गया, स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें भारतीय भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। फिर बाद में क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, ठीक है,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मतलब विरोध करने के कारण इस प्रावधान को फिर समाप्त कर दिया गया। समझ गया? अब आ जाओ 1853 चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित की गए चार्टर अधिनियम नियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम है। सो लास्ट चार्टर एक्ट है। ठीक है, संवैधानिक ये लास्ट है, याद रखना इसको, ये लास्ट चार्टर एक्ट है। कौन सा? 1853। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस ठीक है, अब इसका फीचर देख लेते हैं। फीचर क्या क्या है इसका? देखो, इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन को फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल सेपरेट कर दिया गया। सेपरेट किसको किया गया? फर्स्ट टाइम। ठीक है, किसको किसको? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल, ऑफ द गवर्नर जनरल। ठीक है, और इसमें एडिशन में क्या किया गया कि 6 नए सदस्य को लेजिस्लेटिव काउंसलर टू द काउंसिल नियुक्त किया गया। ठीक है, मतलब इस तरह इसके तहत परिषद के 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। ठीक है, इसको जब 6 जोड़े गए इसको विधान पार्षद। पार्षद कहा गया, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिलर। ठीक है, अब सुनो, दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसमें भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिकी की पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की ज़रूरत थी। ठीक है, अब आ जाओ, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्त की गई। समझ रहे हो? मतलब इस टाइम ही इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट। ठीक है, इसको मकाले कमेटी। ठीक है, मकाले ही, हाँ, मकाले कमेटी समिति। ये किसके किसके संबंध में था? तो सिविल सर्वेंट के संबंध में था। ठीक है, मकाले कमेटी, MACAULAY, मकाले कमेटी। कब हुआ था ये? 1854 में। ठीक है, और चार्टर लास्ट है 1853 में। समझ रहे हो? इसमें प्रथम बार भारतीय
इसमें प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिबंध प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थापित प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो आप? कोई दिक्कत कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अब आ जाओ। द क्राउन रूल। फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, देखो इसको समझो 1858 की अधिनियम को। देखो इसका क्या है ना कि 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था इस कानून का निर्माण जो है, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। किसको? 1857 को इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या हम लोग इसको सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं। ठीक है, या फिर सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, और इस एक्ट को हम लोग जानते हैं एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको हम लोग जानते हैं किस एक्ट से? एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को तोड़ने के लिए था। ठीक है, जो भी था। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधित शक्तियों ब्रिटिश राजशाही का हस्तांतरित कर दिया था। याद रखना ये चीज़। अब इस कुछ विशेषता समझ लेते हैं। देखो, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। मतलब 1858 का जो शासन था, अधिनियम था, इसके तहत डायरेक्ट कौन रूल करने लगा? फिर महारानी विक्टोरिया, है ना। अच्छा, एक चीज़ बताना कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा है ना? अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप लोग बताओ, मैं उसमें सुधार भी लाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके जहाँ भी दिक्कत हो तो। फिर क्या था? गवर्नर जनरल का पद नाम बदल के भारत का वाइसराय कर दिया गया था। क्या था? गवर्नर जनरल जो पहले थे उनका नाम बदल के वाइसराय कर दिया गया था। वाइसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय बने। मतलब कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग become the first viceroy of India। ठीक है, और ये डबल सिस्टम इधर इंडेड द सिस्टम डबल गवर्न बाय द एवोल्यूश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, और इस अधिनियम के नियंत्रण बोर्ड और निर्देश कोर्ट समाप्त कर दिया गया। शासन की दैत प्रणाली समाप्त कर दी गई। ठीक है, नए पद भारत में राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित की गई। इस सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है,
1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य क्या था पता था? प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसका माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उनका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। समझ गया? द एक्ट ऑफ 1858, however, largely confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England. It did not alter in any substantial way the system of government and prevailed in India. ठीक है, अब आ जाओ इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909 पढ़ते हो ना? अब आ जाओ पहले फीचर देख लेते हैं 1861 का। ये देखो क्या था, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। मतलब जो भी कानून बनता था, लॉ मेकिंग होता था, तो उसमें भारतीयों को भी मतलब इन्वॉल्वमेंट किया गया। इंडियन का भी इन्वॉल्विंग होने लगा। ठीक है, इस प्रकार वाइसरॉय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद के में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। विधान परिषद में मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कहाँ के? राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, और सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति और पुनर् देकर विकेंद्रीकरण का प्रक्रिया की शुरुआत की। 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हुई। सॉरी यार, थोड़ा हिंदी। ऑटोनोमी टू द प्रोविंस ऑफ 1937। ठीक है, इसके अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 66 और 97 में विधान परिषदों का गठन हुआ। कब कब? मतलब न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ बंगाल। कहाँ का? नॉर्थ वेस्ट ईस्ट फ्रंटियर, मतलब NWFP। क्या है इसका? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। ठीक है, and Punjab was established in 1862 and Punjab was established in 1862, 1866 and 1897। ठीक है, समझ गए?
अब आ जाओ 1892 के बारे में। देखो इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें है इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। समझ गए? मतलब इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इन्वॉल्व किया, बट मेंटेनिंग द ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफ देम। समझ रहे हो ना? इसमें देखो इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतीय विधान परिषद दोनों को गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? मतलब चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया इसमें। द वर्ड इलेक्शन नॉट यूज इन दिस एक्ट। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। द प्रोसेस was described as nomination made on the recommendation of certain bodies। समझ गया? अब आ जाओ 1909, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किसके? मॉर्ले मिंटो है ना। उस समय कौन था? लॉर्ड मॉर्ल इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वाइसरॉय थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो इंडिया में वाइसरॉय थे। ठीक है। देखो 20 अगस्त 1917 को द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था डिक्लेयर कर दिया कि इंट्रोडक्शन मतलब करेगा भारतीय सरकार की। ठीक है। और ये एक्ट जो है मॉर्ले मिंटो मतलब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 इनेक्टेड हुआ। उसके बाद फोर्स में आया है ये 19 फोर्स में कब आया है? 1921 में। ठीक है। अब इसका फीचर जान लेते हैं। देखो इसमें केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से मतलब विधान परिषद को 16 से 60 रखा गया। ठीक है। इनमें केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाया रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत की अनुमति थी। इनमें दोनों स्तरों पर विधान परिषद की चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। उदाहरण के तौर पर अनुरूप प्रश्न पूछना बजट पर संकल्प रखा गया। ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसरॉय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किनके का वाइसरॉय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक है। समझ रहे हो ना? सदस्य प्रसाद सिन्हा को मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था। ये ना थोड़ा सा कट कर देना है बीच में। ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फिर क्या हुआ कि इसमें
ठीक है। फिर क्या हुआ कि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। समझिए, मतलब मुस्लिम जो है, मुस्लिम जितने भी थे वो मुस्लिम को ही वोट कर सकते हैं। अब क्या हो गया, इन्हें इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। इसको लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो, फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट, किसको, तो लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, बस यही था। अब आ जाओ 1919 में। अब क्या है, देखो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरादायी सरकार की स्थापना करना था। कब, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट टाइम, इट ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। कब, 20 अगस्त 1917 को। ठीक है, जिसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया। कब, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया, GOI कब बनाया गया, 1919 में। और इस कानून को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट ऑफ इंडिया, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को। ठीक है, मॉन्टेग भारत के राज्य सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसरॉय थे। अब फीचर क्या था इसका, देखो इसके थे कि इसके प्रांतीय विषय को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था, तो मतलब ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, कौन कौन सा फर्स्ट हो गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट में किसका होता था, गवर्नर का चलता था, गवर्नर का होता था। इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर, मतलब रिजर्व सब्जेक्ट पे, रिजर्व सब्जेक्ट पे गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था का द्वैध यूनानी शब्द डाई-आर्की से व्युत्पन्न पद शासन पर लिया गया है। ठीक है, समझ रहे हो, डायरची समझ रहे हो ना, डायरची जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है। ठीक है, समझ रहे हो। फिर क्या हुआ, इसके अनुसार वायसरॉय की कार्यकारी परिषद 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। समझ गए ना, मतलब 3 पीपल जो हैं इंडिया का होना जरूरी था। है ना।
अब इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्याओं में लोग को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। समझ रहे हो? मतलब सेटअप किया गया है। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेटअप अप इन 1926 फॉर रिक्वायरमेंट सिविल सर्वेंट। ठीक है, कब? 1926 में। इससे पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। कब? 1926 में। मतलब यूनियन बजट अलग होगा और स्टेट बजट अलग होगा। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसका कार्य 10 वर्ष जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता था। स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 ईयर कमिंग टू फोर्स। अब क्या था? साइमन कमीशन। ये समझना, इसका कलर भी मैं बदल देता हूँ, है ना। साइमन कमीशन, देखो इसको पहले कहानी की तरह सुनो। देखो, ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसीलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश किया तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि सिफारिशों की। आयोग के प्रस्तावना पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन, मतलब 3 राउंड टेबल किया। इस सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिश को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। समझ रहे हो? मतलब इसी टाइम जो है 3 राउंड टेबल भी हुआ था, है ना। मतलब सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। किसके? सर जॉन साइमन। साइमन के नेतृत्व में क्या अपॉइंट किया गया? 7 मेंबर अपॉइंटेड, 7 मेंबर। वीडियो वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट कोई नहीं, आप लोग समझ जाओ, ये बहुत बड़ी बात है ना मेरे लिए। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। इसमें जितने भी मतलब लोग थे सारे ब्रिटिश थे। ठीक है, ऑल मेंबर ऑफ द कमीशन वेर ब्रिटिश। ठीक है, तो आयोग ने 1930 में पहली रिपोर्ट पेश की। कब फर्स्ट रिपोर्ट कब पेश किया गया? 1930 में। ठीक है, अब क्या हो कि आयोग के प्रस्तावनों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारतीय और ब्रिटिश भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन भी किए।
ठीक है। तो 3 राउंड टेबल हुआ था ना। तो इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 मतलब में शामिल कर दिया गया। मतलब द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी वेयर इनकॉर्पोरेटेड विथ सर्टेन चेंज, मतलब कुछ थोड़ा बहुत चेंज किए इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। समझ गए या दोबारा फिर से समझाओ? अब क्या है? कम्युनल अवार्ड। देखो इन अगस्त 1932 रामशे मैकडोनल्ड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस अ स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटी विच केम टू बी नोन एज द कम्युनल अवार्ड। मतलब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्याकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और एंग्लो भारतीयों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया। मतलब सबके लिए अलग अलग योजना बनाया गया, ठीक है। ना कि इसमें सिर्फ मुस्लिम और हिंदू नहीं थे, बाकी सारे कम्युनिटी थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडिया, ठीक है। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यतीत हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पुनः यह मतलब दलितों के लिए अलग से अवार्ड जो संशोधन किया उसमें गांधी जी थोड़ा सा मतलब दुखी हो गए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पुनः के यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेता और दलितों नेता के बीच एक समझौता हुई, जिसे पूना समझौता मतलब किसके किसके बीच, ये समझना, पूना समझौता जो है किसके किसके बीच हुआ? कांग्रेस नेता, कांग्रेस लीडर वर्सेस कांग्रेस लीडर वर्सेस शेड्यूल लीडर, है ना, शेड्यूल कास्ट लीडर, है ना। कास्ट लीडर के बीच में समझौता को, इसको क्या कहते हैं? पुणे पूना पैक्ट, पूना पैक्ट भी इसको कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको पुणे समझौता कहते हैं, इंग्लिश में पूना पैक्ट। समझ गए यहाँ तक? अब आ जाओ भारतीय शासन अधिनियम 1935, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। समझ में आ रही है? देखो कमेंट जरूर करना यार, कमेंट करके ज़रूर बताना कि नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा या दोबारा इस चैप्टर को मैं कराऊंगा, है ना। देखो इस 1935 का जो एक्ट है उसमें भारत में पूर्ण उत्तराधिकारी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ, मतलब टुवर्ड अ completely responsible government in India. It was a lengthy and detailed document having 321 section and 10 schedule, ठीक है। इसी 1935 के ही है, ठीक है। फीचर क्या था इसका? इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट, मतलब इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासतों के एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची 59
विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्ति को बंटवारा कर दिया। अब इसको समझना एक्ट कैसे डिवाइडेड हुआ था। एक्ट डिवाइडेड हुआ था फेडरल लिस्ट आया, फॉर सेंटर विथ 59 आइटम्स, ठीक है, और प्रोविंशियल लिस्ट 54 आइटम, ठीक है, और कंकरेंट लिस्ट 30, मतलब बोथ दोनों के लिए था, प्रोविंशियल एंड फेडरल के लिए 36 आइटम्स, ठीक है, मतलब सम प्रति सूचना दोनों के लिए 36 विषय पर बंटवारा कर दी। और उसके बाद हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी वास्तविक में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार, मतलब यूनिटी लाने के लिए मना कर दिया था। तो उस टाइम याद है ना, कहानी भी सुनोगे सरदार पटेल की। फिर क्या हुआ, इसमें प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा प्रांतीय स्वतंत्रता का शुभारंभ किया गया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वतः तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तराधायी मंत्रियों का सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त भी कर दिया गया। इसमें केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। प्रमाणित क्या हुआ, संघीय विशेषों को स्थानांतरित और आरक्षित विशेषों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका, ठीक है। फिर क्या, और भी देख लो 1858 अधिनियम द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। इसमें और भी देखो क्या क्या हुआ है। इसने न केवल संघीय लोकसभा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। समझ रहे हो। मतलब ये सिर्फ मतलब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, बट ऑल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 और मोर प्रोविंसेस। फिर क्या हुआ, फिर ये फेडरल कोर्ट भी सेटअप किया गया 1937 में। फेडरल कोर्ट 1937 में। अब लास्ट आ जाओ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, आज़ादी का दिन। देखो इसको पहले हिंदी में सुन लो अच्छे से। देखो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। किसने घोषणा की थी? क्लीमेंट एटली ने। क्लीमेंट एटले ने कब की थी? 20 फरवरी 1947 को। वो कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। और कब समाप्त किया जाएगा? 30 जून 1947 को। इसके बाद सत्ता उत्तराधायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात की। इसने मुस्लिम लीग ने 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उस क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा जो इसे स्वीकार नहीं करेगा। मतलब जो इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा उसमें भारत का जितना भी कानून बना था, मतलब भारत का संविधान जो बना था उसको लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है। कब किया था? 1946 में गठित जो हुआ था। उस दिन 3 जून 1947 को वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। कब विभाजन का पेश ना? 3 जून 1947 को।
ठीक है, जिसे माउंट बेटन प्लान भी कहा जाता है। इसी को हम लोग माउंट बेटन प्लान, ये योजना भी कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था। कौन कौन? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्ट जो हैं वो जान लो। इसके फैक्ट क्या क्या हैं? इस भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और सप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। कब? 15 अगस्त 1947 को सोवर्जिन स्टेट बन गया अपना, इंडिपेंडेंट। 15 अगस्त 1947 को सोवर्जिन स्टेट बना दिया गया। ठीक है, फिर इसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया भी हुआ इसमें। ठीक है, इसमें भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान का सृजन किया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता था। फिर क्या हुआ? इनमें दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। ठीक है, इसके द्वारा डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लें। ठीक है, इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा किया। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। समझ गए? सॉरी, समझ गए? तो ये रहा आज का बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? समझ रहे हो ना? तो इस तरह से फिर हुआ ये। अब नेक्स्ट जो है मैं 2 दिन बाद फिर से वीडियो लाऊंगा, है ना? और आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आगे भी आप लोग के लिए वीडियो लाते रहूँगा। और कमेंट करके ज़रूर बताओ कैसा लगा मेरा क्लास। ठीक है, चलो, थैंक यू।